मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। दोस्तों, शायद आप इन लाइनों से समझ गए हों कि मैं किस एक्टर की बात कर रही हूँ, और अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे गुरुदत्त के बारे में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताऊंगी जो शायद ही आप जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ गरिमा सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गुरुदत्त के शुरुआती जीवन के बारे में। दोस्तों, गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था, और हालांकि उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था, लेकिन दोस्तों बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण परिवार वालों ने इसे बदलकर गुरुदत्त कर दिया। गुरुदत्त का परिवार कारवार से था, लेकिन बाद में वो बेंगलोर में बस गए थे। वैसे गुरुदत्त का बचपन बंगाल के भवानीपुर में बीता था, और यही कारण था कि वो फराटेदार बंगाली भाषा बोल सकते थे। और चलिए अब बात करते हैं गुरुदत्त का शुरुआती करियर कैसा रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले गुरुदत्त ने कोलकाता में लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की थी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। और उसके बाद गुरुदत्त 1944 में अपने परिजनों के पास बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद गुरुदत्त के जीवन को नई राह मिली। उनके चाचा ने उन्हें 1944 में पूना में प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी दिला दी। गुरुदत्त ने उस कंपनी से 3 साल का अनुबंध किया था, और यही वो कंपनी थी जिसके लिए वी शांताराम जैसे दिग्गज काम करते थे। लेकिन दत्त के इस कंपनी से जुड़ने से पहले शांताराम ने अपनी नई कंपनी कला मंदिर फिल्म्स शुरू कर दी थी। वैसे गुरुदत्त के लिए प्रभात फिल्म कंपनी काफी भाग्यशाली साबित हुई। उन्हें यहाँ ऐसे 2 लोग मिले जो कि जीवन भर उनके सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहे, और ये थे रहमान और देवानंद, जो कि हिंदी सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत में गुरुदत्त ने फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाए, जैसे कि 1944 में आई चांद फिल्म में कृष्णा का रोल। वहीं 1945 में उन्होंने विश्राम बेडेकर की फिल्म लखरानी में अभिनय करने के साथ ही सह निर्देशन भी किया। 1946 में गुरुदत्त ने पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं में सह निर्देशन के साथ साथ नृत्य निर्देशन भी किया था। 1947 में जाकर ये अनुबंध खत्म हुआ। गुरुदत्त की मां ने फिर उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबूराव पाई के साथ स्वतंत्र सहायक के तौर पर काम दिलवा दिया। हालांकि इतने अनुभव के बावजूद भी गुरुदत्त लंबे समय तक बेरोजगार रहे। वो बॉम्बे के माटुंगा में ही अपने परिवार के साथ रहने लगे थे, और इस दौरान गुरुदत्त ने अंग्रेजी में अपनी लेखनी को और बेहतर बनाया, और जल्द ही वो एक अंग्रेजी पत्रिका द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए लेखन लिखने लगे थे। प्रभात फिल्म कंपनी ने दत्त को नृत्य निर्देशक के तौर पर नौकरी दी थी, लेकिन उन्हें अभिनेता और निर्देशक के तौर पर भी वहां काम करना पड़ा। साल 1947 में जब प्रभात फिल्म कंपनी बंद हुई तो दत्त बॉम्बे आ गए, और बॉम्बे आने के बाद गुरुदत्त ने उस समय के 2 बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। इस दौरान उन्होंने चक्रवर्ती की गर्ल्स स्कूल और मुखर्जी की बॉम्बे टॉकीज फिल्म संग्राम में काम किया। इसके बाद अभिनेता देवानंद ने दत्त के सामने अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन में निर्देशक के तौर पर काम करने का प्रस्ताव रखा। उस समय देवानंद की कंपनी की पहली फिल्म फ्लॉप रही थी। गुरुदत्त ने देवानंद के साथ जुड़ने के बाद पहली फिल्म बाजी बनाई, जो कि 1951 में रिलीज हुई। ये फिल्म 1940 में हॉलीवुड में प्रचलित सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा से प्रेरित थी। इस बीच देवानंद और गुरुदत्त के बीच एक अनुबंध हुआ, जिसके तहत अगर दत्त कोई फिल्म बनाते हैं तो उन्हें देवानंद को उसमें हीरो लेना होगा। वहीं अगर देवानंद कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें निर्देशक के तौर पर गुरुदत्त को रखना होगा। और इस अनुबंध के तहत जहां आनंद ने दत्त को फिल्म बाजी का निर्देशक बनाया, तो वहीं गुरुदत्त ने अपनी फिल्म सीआईडी में आनंद को बतौर हीरो साइन किया। गुरुदत्त के निधन के बाद देवानंद ने कहा था कि गुरुदत्त एक युवा व्यक्ति थे और उन्हें ऐसी उदासीन फिल्में नहीं बनानी चाहिए थी। दत्त और आनंद ने मिलकर हिंदी सिनेमा को बाजी और जाल जैसी 2 हिट फिल्में दी, लेकिन देवानंद के चेतन आनंद जो कि पेशे से निर्देशक थे, इन दोनों के बीच में आ जाने से ये अनुबंध टूट गया। दोस्तों, वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरुदत्त को निर्देशक के तौर पर भी सराहा जाता है। जी हाँ, गुरुदत्त के निर्देशन में बनी फिल्म बाजी काफी सफल रही और उसके बाद आई जाल
और बाज भी काफी सराही गई। इन फिल्मों में दत्त के निर्देशन और उनकी टीम के काम को काफी सराहा गया। वो गुरुदत्त ही थे जिन्होंने सिनेमा को कॉमेडियन जॉनी वॉकर, सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति और लेखक निर्देशक अबरार अलवी जैसे प्रतिभाएं खोज कर दी। वहीदा रहमान जैसी प्रतिभावान अभिनेत्री को फिल्मों में लॉन्च करने का श्रेय भी गुरुदत्त को ही जाता है। और इसी के साथ बाज वो फिल्म थी जिसमें गुरुदत्त ने निर्देशन के साथ साथ अभिनय भी किया था, क्योंकि उन्हें उस रोल के लिए कोई उपयुक्त अभिनेता मिला ही नहीं था। दोस्तों, आखिरकार दत्त की मेहनत रंग लाई और 1954 में आई उनकी फिल्म आर पार ब्लॉकबस्टर हिट रही। उनकी सफलता का सिलसिला मी एंड मिसेज सीआईडी और सैलाब के साथ जारी रहा, लेकिन 1957 में आई उनकी फिल्म प्यासा को दर्शकों ने नकार दिया। हालांकि गुरुदत्त के निधन के बाद प्यासा काफी हिट रही। दत्त ने इन 5 में से 3 फिल्मों में अभिनय भी किया था। 1949 में आई फिल्म कागज के फूल फिल्म ने भी उन्हें खासा निराशा किया और इस फिल्म को बनाने में उन्होंने काफी पैसा और ऊर्जा खर्च की थी। इस फिल्म की कहानी गुरुदत्त के जीवन से काफी मिलती जुलती थी, जिसमें एक मशहूर फिल्म निर्देशक एक अभिनेत्री के प्यार में पड़ जाता है। दोस्तों, फिल्म की नायिका वहीदा रहमान थी और उस समय काफी चर्चाएं थी कि गुरुदत्त वहीदा के प्यार में थे। कागज के फूल फिल्म फ्लॉप रही और गुरुदत्त पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इसके बाद 1960 में आई फिल्म 14वीं का चांद और फिल्म ने फिर से गुरुदत्त को सफलता दिलाई और ये एक मुस्लिम पृष्ठभूमि पर बनी प्रेम त्रिकोण की कहानी थी, जिसमें गुरुदत्त के अलावा वहीदा रहमान ने अभिनय किया था। इस फिल्म का एक गाना 14वीं का चांद हो काफी लोकप्रिय रहा था। ये गाना रंगीन फिल्माया गया था और ये एकमात्र गाना है जिसमें गुरुदत्त को रंगीन फिल्म में देखा जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद आई फिल्म साहिब बीबी और गुलाम और इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों ने काफी पसंद किया और ये फिल्म लिखी थी अबरार अलवी ने। फिल्म में मीना कुमारी, वहीदा रहमान और दत्त ने अभिनय किया था। और दोस्तों, बाद में वहीदा ने उन अफवाहों को भी खारिज किया था जिनमें कहा गया था कि पर्दे के पीछे गुरुदत्त ने ही ये फिल्म लिखी थी। दोस्तों, वही हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरुदत्त की अंतिम फिल्म कौन सी थी। वर्ष 1964 में गुरुदत्त की अंतिम फिल्म आई सांझ और सवेरा। इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था और इसमें उनके साथ मीना कुमारी थी। बहारें फिर भी आएंगी दत्त की आखिरी फिल्म थी, जिसके बीच में ही उनका निधन हो गया और बाद में गुरुदत्त की जगह धर्मेंद्र को इस फिल्म में लेकर दोबारा बनाया गया और 1966 में रिलीज हुई ये फिल्म उनकी टीम प्रोडक्शन की अंतिम फिल्म साबित हुई। और दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त बॉम्बे के पैडर रोड स्थित अपने किराए के अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर मृत पाए गए थे। तब कहा गया था कि उन्होंने शराब और नींद की गोलियां काफी ज्यादा मात्रा में ली थी और इसीलिए उनका निधन हो गया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर ये एक दुर्घटना थी। वैसे ये आत्महत्या का उनका तीसरा प्रयास माना गया। गुरुदत्त के बड़े बेटे अरुण दत्त ने उनके निधन को दुर्घटना बताया। निधन के अगले दिन गुरुदत्त ने अभिनेत्री माला सिन्हा और अभिनेत्री राज कपूर को अपने घर अगली फिल्म बहारें फिर भी आएंगी पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। गुरुदत्त के बेटे अरुण के अनुसार गुरुदत्त को नींद न आने की बीमारी थी और इसके लिए वो नींद की गोलियां लिया करते थे। उस दिन वो नशे में थे और इस कारण उन्होंने नींद की ज्यादा गोलियां खा ली थी, जो कि उनकी मौत का कारण बन गई। निधन से पहले गुरुदत्त 2 प्रोजेक्ट करने वाले थे, जिनमें साधना अभिनीत पिकनिक और के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड शामिल थी। दोस्तों, पिकनिक जहां अधूरी रह गई तो वहीं लव एंड गॉड को दशक बाद अभिनेता संजीव कुमार के साथ बनाया गया। दोस्तों, अब अगर गुरुदत्त के पर्सनल लाइफ को लेकर बात करें तो वर्ष 1953 में गुरुदत्त ने गायिका गीता राय चौधरी से विवाह किया था। 3 साल तक सगाई रहने के बाद दोनों ने शादी की। इन दोनों के 3 बच्चे तरुण, अरुण और नीना हुए। अपने माता पिता के निधन के बाद तीनों बच्चे दत्त और गीता के भाइयों के यहाँ पले बढ़े। और दोस्तों, वैसे सभी जानते हैं कि दत्त अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। दत्त के भाई आत्माराम के अनुसार गुरुदत्त जितने अनुशासित और गंभीर अपने काम को लेकर थे, तो उतने ही अनुशासनहीन और लापरवाह अपनी जिंदगी को लेकर थे। वो काफी मात्रा में धूम्रपान करते थे और शराब पीते थे। समय को लेकर भी वो कभी पाबंद नहीं थे। अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ रिश्ते ने भी गुरुदत्त की शादी को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। निधन से कुछ पहले ही
गुरुदत्त का पत्नी गीता से अलगाव हो गया था और वो अकेले ही रह रहे थे। साल 1972 में महज 41 की उम्र में गीता दत्त का निधन हो गया था। उनका निधन ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब होने के कारण हुआ। गुरुदत्त के सहकर्मी और करीबी दोस्त अबरार अलवी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि गुरुदत्त किसी से भी खुलकर बात नहीं करते थे। उन्हें अपनी समस्याओं पर किसी से चर्चा करना पसंद ही नहीं था। दोस्तों, जहां गुरुदत्त ने फिल्मों में अभिनय किया है तो उसी के साथ साथ उन्होंने फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। तो दोस्तों, एक नजर डालते हैं गुरुदत्त की अभिनीत फिल्मों पर। 1944 में उनकी फिल्म आई थी चांद, जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। फिर उसके बाद 1945 में लेखा रानी, 1946 में हम एक हैं, 1953 में बाज, 1954 में आर पार, 1955 में मी एंड मिसेस 55, 1957 में प्यासा, 1958 में 12 o'clock, कागज के फूल, 1960 में चौंदवी का चांद, 1962 में 2 फिल्में आई, साहिब बीवी और गुलाम और सौतेला भाई। 1963 में भी उनकी 2 फिल्में आई, बहुरानी और भरोसा। 1964 में फिर से उनकी 2 फिल्में आई, सांझ और सवेरा और सुहागन। दोस्तों, वहीं गुरुदत्त की निर्देशित फिल्मों में शामिल हैं बाजी, जाल, बाज, आर पार, मी एंड मिसेस 55, सैलाब, प्यासा और कागज के फूल। वहीं गुरुदत्त की निर्मित फिल्में हैं आर पार, सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, चौंदवी का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, बहारें फिर भी आएंगी। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी फिल्म में गुरुदत्त का अभिनय सबसे अच्छा लगा, उनका कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।